हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सी टेट दिसंबर 2018 के CDP के 15 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? नंबर 1 ध्यान, नंबर 2 उत्तेजना, नंबर 3 स्मृति या फिर नंबर 4 डर। तो बात करें अगर संवेग यानी इमोशन की, तो इसमें कुछ शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं और कुछ आंतरिक व्यवहार भी उत्पन्न होते हैं, जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, बीपी का कम ज्यादा होना, सांस की गति में परिवर्तन। ठीक है, एक बच्चे में 2 से 6 वर्ष की आयु यानी जो अर्ली चाइल्डहुड एज होती है 2 से 6 वर्ष की, तब तक बच्चे में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। अब जानते हैं संवेग होते कौन से हैं, जैसे क्रोध, डर, जेलसी, जलन, उत्सुकता, हर्ष, दुख, अफेक्शन, ये सब संवेग होते हैं। और यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा एक संवेग है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, डर। क्योंकि जब व्यक्ति डरा हुआ होता है तो उसके चेहरे से स्पष्ट पता चल जाता है कि वह डरा हुआ है, यानी कि उसमें कुछ आंतरिक व्यवहार भी हुआ है और कुछ शारीरिक परिवर्तन भी, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है, डर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? नंबर 1, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। नंबर 2, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। नंबर 3, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावतरण या ज्ञान है। नंबर 4, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। तो एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, तो कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? नंबर 1, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। नंबर 2, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। नंबर 3, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। नंबर 4, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। तो कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? नंबर 1, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। नंबर 2, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 3, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से भी अधिक प्रभावित होते हैं। नंबर 4, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर बात आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता से और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। जो व्यक्ति का व्यवहार होता है वो आनुवांशिकता से और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, दोनों की अंतःक्रिया से संबंधित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? नंबर 1, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। नंबर 2, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। नंबर 3, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। नंबर 4, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तो पूछा जा रहा है कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है या पियाजे के द्वारा नहीं कहा गया है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, यह सभी पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? नंबर 1, अहम मान्यता। नंबर 2, अनुत्क्रमणीयता। नंबर 3, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति या फिर नंबर 4, प्रतीकात्मक विचार का विकास। देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें पहली अवस्था होती है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो कि होती है 0 से 2 वर्ष की। फिर होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है 2 से 7 वर्ष की। फिर होती है संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है 7 से 12 वर्ष की। और फिर होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों की। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष की होती है, इसमें बच्चे का प्रतीकात्मक विचार का विकास नहीं हो पाता। अहम मान्यता यानी इकोटिज्म,
अनुत्क्रमणीयता यानी इरिवर्सिबिलिटी, ध्यान करने की प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी टू कंसंट्रेट, और चौथी क्या होती है विशेषता, एनिमिज्म यानी कि जीववाद। ठीक है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं होती हैं। और पूछा जा रहा है नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। नंबर 1 व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग। नंबर 2 परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। नंबर 3 करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। नंबर 4 थीमेटिक इकाइयां, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग। बात यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा की हो रही है, जिसका संप्रत्यय जॉन डीवी द्वारा दिया गया है। जॉन डीवी का मानना है बच्चे सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में स्वयं सक्षम हो। प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों का सामाजिक विकास करना। तो यहाँ पूछा जा रहा है प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। नंबर 1 स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। नंबर 2 जीवन सच्चा शिक्षक है। नंबर 3 स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। नंबर 4 स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। तो पूछा जा रहा है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। नंबर 1 यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। नंबर 2 उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। नंबर 3 उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। नंबर 4 इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 सिद्धांत दिए हैं और तीनों की अपनी अपनी दो अवस्थाएं हैं। और यहाँ पूछा जा रहा है कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। नंबर 1 एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। नंबर 2 उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। नंबर 3 उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। नंबर 4 उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ZPD होता क्या है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है, बच्चा मान लीजिए कोई कार्य है, बच्चा इस कार्य को शुरुआत से करता जाता है और यहाँ पर अटक जाता है। अब यहाँ से किसी वयस्क द्वारा एक सहयोग मिल जाता है और वह बच्चा उस सहयोग के माध्यम से अपना पूरा कार्य समाप्त कर लेता है। तो ये जो सहयोग मिला है इसी को हम क्या कहेंगे, ZPD यानी कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व नंबर 1 में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। नंबर 2 समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। नंबर 3 स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। नंबर 4 में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चे किसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। नंबर 1 संस्कृति, नंबर 2 ट्यूशन, नंबर 3 मीडिया या फिर नंबर 4 सामाजिकरण। तो बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि नंबर 1 परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। नंबर 2 वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। नंबर 3 वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। नंबर 4 उनकी भाषा को समझना मुश्किल है।
तो मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। इस परीक्षण की एक विशेषता होती है कि ये सभी प्रकार के विद्यार्थियों पर सरलता से किया जा सकता है और जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनकी वैज्ञानिक तुलना करके एक निश्चित निष्कर्ष पर भी हम पहुंच सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहते हैं कि नंबर 1 पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, नंबर 2 प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, नंबर 3 बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, नंबर 4 बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि 9 प्रकार की होती है। भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, संकीर्तज्ञ बुद्धि, ये सब 9 प्रकार की बुद्धियां बताई गई हैं, तो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 1 आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। नंबर 2 बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने में अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। नंबर 3 बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। नंबर 4 बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। तो शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में सीखने के लिए मूल्यांकन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग होता क्या है? इसमें 3 चरण होते हैं। पहला है प्रारंभिक चरण, दूसरा होता है पाठ के अधिगम अनुभव चरण, तीसरा होता है पाठ पढ़ने के बाद। मतलब आप कोई पाठ पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, उसमें आपका पहला चरण होगा कि आप बच्चों से जानकारी लें कि उस पाठ से संबंधित उनको क्या क्या जानकारी है। ठीक है, फिर पाठ पढ़ाना शुरू करते हैं। दूसरा चरण होता है पाठ को थोड़ा पढ़ा लिया या आधा पढ़ा लिया, फिर पाठ को बंद कर दिया और पूछा कि अब तक जो पढ़ाया है उसमें उन्हें कितना समझ में आया है, आपकी जो शिक्षण पद्धति, आपकी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो कितनी प्रभावशाली है, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, उनकी शैली क्या है सीखने की, ये सब करेंगे दूसरे चरण में। तीसरा क्या होता है? पाठ पढ़ने के बाद, यानी कि पूरा पाठ पढ़ने के बाद हम पता करेंगे कि बच्चों ने कितना सीखा, कैसे सीखा और कहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम आई। बेसिकली जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है वो निदानात्मक होता है, निदानात्मक प्रक्रिया होती है, डायग्नोस्टिक सिस्टम बोल सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, उन्हें कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, जिससे उनकी समस्याओं को समझकर हम उसे सुधार कर सकें। ये होता है सीखने के लिए मूल्यांकन। अब होता है सीखने का मूल्यांकन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये जो प्रक्रिया होती है ये अंतिम चरण में होती है, यानी कि हम पूरा पाठ पढ़ाने के बाद इसका मूल्यांकन करते हैं। तो यही अंतर होता है सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन में। तो ये थे 15 क्वेश्चन CDP के। होपफुली फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी के 15 क्वेश्चन के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।